आज हम बेटा बड़ा इम्पोर्टेंट जो लॉ है इस चैप्टर का वो पढ़ेंगे। क्या है जी वो? हेसिस लॉ। ये क्या है? हेसिस लॉ ये है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन एक स्टेप में हो या वही केमिकल रिएक्शन सेवरल स्टेप में हो, जो हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होगी वो सेम होगी। यानी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the amount of heat evolved or absorbed during a chemical reaction remains same whether the reaction occur in one step or in several steps। ये है जी हेसिस लॉ। The amount of heat evolved or absorbed during a chemical reaction remains same whether the reaction occurs in one step or in several step। देखेंगे A जो है ये B में चेंज होता है, इसकी जो हीट इवॉल्व होती है या एब्जॉर्ब होती है उसको हम डेल्टा H कहते हैं। A जो है ये C में चेंज होता है, इसकी जो डेल्टा H है उसको हम H1 कर लें। ठीक है, इवॉल्व भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है। C जो है ये B में चेंज होता है, तो इसकी जो है जो हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है उसको हम डेल्टा H2 कहते हैं। यानी ये एक ही स्टेप में हो गया, ये वही जो रिएक्शन है दो स्टेप में हुआ है। यानी वन पाथ इसका ये है और सेकंड जो है वो ये है। सेकंड पाथ ये है कि पहले A जो है C में चेंज हुआ है, फिर C जो है B में चेंज हुआ है, यहाँ A डायरेक्ट B में चेंज हो गया। अगर आप इन दोनों को ऐड कर लें, ऐड करने से क्या होगा कि ये C से C कैंसल, A जो है ये B में चेंज हुआ, तो आप इनको भी ऐड कर लें डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, तो ये किसके इक्वल होगा? दिस इज़ इक्वल टू डेल्टा H। क्यों? क्योंकि जब A B में चेंज होता है जो हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है वो डेल्टा H है। तो डेल्टा H किसके इक्वल है? H1 और H2 के सम के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हीट इवॉल्व होती है या एब्जॉर्ब होती है ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। यानी इंथैल्पी चेंज जो है ये इनिशियल और फाइनल स्टेप पे डिपेंड कर रही है, रूट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। इसलिए इंथैल्पी को कहते हैं स्टेट फंक्शन। ऐसी कोई प्रॉपर्टी सिस्टम की जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती हो उसको हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। तो ये इंथैल्पी जो है ये स्टेट फंक्शन है। ये इनिशियल जो रिएक्टेंट हैं और जो प्रोडक्ट है यानी वो उस पर डिपेंड करेगी, उस पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी जिस पाथ से वो चेंज हुई। ये डायरेक्ट ए में बीच में चेंज हुआ, वही ए जो है। क्लियर हो गया जी? ये हेसिस लॉ क्या है? अब इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं ये पूछे जाते हैं पेपर में। आपको दो रिएक्शंस की जो है इंथैल्पी वो बता दी जाती है और किसी रिएक्शन की वो पूछी होती है कि भाई इस रिएक्शन की इंथैल्पी क्या हो। अब फ़र्ज़ करें आपने A से डायरेक्ट B में चेंज होता है, तो ये डेल्टा H फाइंड करना है। क्या है आपको ये बताया गया है, A C में चेंज हुआ, C B में चेंज हुआ, यानी इनकी वैल्यू बता दी गई है। तो ये जो वैल्यूज़ होंगी इनको ऐड कर लें वो डेल्टा H के इक्वल होगा। अब कोई एग्जांपल देखें, कोई रिएक्शन देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट और वाटर बनाता है। इक्वेशन बैलेंस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर सोडियम कार्बोनेट बनाता है। डेल्टा H जो है इसकी -89 किलो जूल। अच्छा, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेता है। ठीक है जी? यानी इसकी जो है क्या है 49 किलो जूल एंथैल्पी चेंज है। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोबारा सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट और वाटर बनाता है। इसकी एंथैल्पी जो है ये 40 है किलो जूल। ठीक है, अब इन दोनों को आप ऐड कर लें। जब इसको ऐड करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये बाइकार्बोनेट से कैंसिल, सोडियम कार्बोनेट
एंड वाटर। इसी तरह इनको भी ऐड कर लें तो ये आएगा -89 किलो जूल। यानी अगर कोई रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए, यानी ए जो है डायरेक्ट डी में चेंज हो गया, इसकी इंथाल्पी चेंज है डेल्टा एच। ये भी हो सकता है ए बी में चेंज हो, ये डेल्टा एच 1 है। बी जो है ये सी में चेंज हो, ये डेल्टा एच 2 है। सी फिर डी में चेंज हो, ये डेल्टा एच 3 है। डेल्टा एच जो है ये डेल्टा एच 1 प्लस डेल्टा एच 2 प्लस डेल्टा एच 3 का सम हो। यानी अगर कोई प्रोसेस एक ही स्टेप में हो या वही प्रोसेस जो है सेवरल स्टेप में हो, जो हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होगी वो सेम होगी। यानी इसका मतलब है कि जो इंथाल्पी चेंज है ये इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती है, रूट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ए डायरेक्ट में चेंज हो गया, जो इंथाल्पी चेंज की वैल्यू यहाँ पे आएगी, इन सब को ऐड कर दें उसकी इक्वल होगी। समझ आ गई हैसला क्या है? यानी अगर कोई केमिकल रिएक्शन एक स्टेप में हो या यही केमिकल रिएक्शन सेवरल स्टेप में हो तो जो हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होगी वो सेम हो। अब इसमें आपको फ़र्ज़ करें डेल्टा एच बता दिया गया है, H1 H2 ये भी बता दी गई, तो ये आप फाइंड कर सकते हैं ना। ये 1 2 3 4 है, यानी डेल्टा एच 1 2 3 इनके सम के इक्वल है। अगर आपको ये फाइंड करनी है तो ये तीनों पता होंगे। अगर ये आपको पता है, इन दोनों में से ये पता है, तो फिर ये फाइंड कर सकते हैं ना। यानी ये 4 है ना, 1 2 3 4, इनमें से 3 अगर बता दी जाएँ तो चौथी आप बता सकती हैं। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। क्वेश्चन है जी, ये एक्सरसाइज में है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ लिक्विड बेंजीन। हीट ऑफ कंबशन ऑफ लिक्विड बेंजीन ये बताई गई है जी, टू फॉर्म वाटर एंड हीट ऑफ कंबशन ऑफ लिक्विड बेंजीन। ठीक है जी, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एट 1 एटमॉस्फेयर 25 डिग्री सेंटीग्रेड कितनी है जी, इज़ -3268 किलो जूल पर मोल of benzene. What is the heat of formation of? What is the heat of formation of liquid benzene? यानी C6H6। ठीक है जी। Under these condition, अगर आपको जो है हीट ऑफ कंबस्शन बेंजीन की दी गई है, इसके साथ साथ आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम दी फॉलोइंग डाटा। नंबर 2, हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑक्सीजन गिव वाटर, और इसकी जो इंथाल्पीज़ हैं ये भी आपको बताई गई हैं, -393 किलो जूल पर मोल और -285 किलो जूल पर मोल। तीसरी इक्वेशन जो है ये देखें, आपको कंबस्चन जो है इसकी इक्वेशन लिखनी है। तो तीसरी इक्वेशन C6H6 प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसमें भी बता दिया है आपको कि कंबस्चन से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना है। आप इसको जो है बैलेंस कर लें, 6 ये 3, तो ये 12 और 3 15, ये 15/2। इसकी इंथाल्पी भी बताई हुई है -3268 किलो जूल पर मोल। तो फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ दी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड बेंजीन। अब इनकी जो फिज़िकल स्टेट हैं ये भी लिखना ज़रूरी है। ये गैस है, ये गैस है जी, ये गैस है, ये गैस है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, ये गैस और ये लिक्विड है। ये फ़िज़िकल स्टेट क्यों लिखते हैं? थर्मोकेमिस्ट्री में ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन भी होता है कि रिएक्टेंट और फिज़िकल की जो फिज़िकल स्टेट हैं ये मेंशन क्यों की जाती हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ थर्मोकेमिकल इक्वेशन, व्हाट इज़ थर्मोकेमिकल इक्वेशन एंड why is it necessary to mention the physical, why is it
necessary to mention the physical state of reactant and product in thermochemical equation? ये क्वेश्चन अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ थर्मोकेमिकल इक्वेशन, व्हाई इज़ इट नेसेसरी टू मेंशन द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होती है? व्हाट इज़ थर्मोकेमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन तो है, ये थर्मोकेमिकल कौन सी होती है? देखिए, थर्मोकेमिकल इक्वेशन, दिस इज़ थर्मोकेमिकल इक्वेशन, that equation in which physical state of reactant and products are given along with the value of heat evolved or absorbed। यानी वो इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट मेंशन हो और उसके साथ साथ जो हीट इवॉल्व या अब्जॉर्ब हो रही है वो भी बताई जाए, दैट इज़ थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो दिस इज़ थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ये सारी की सारी क्या है? थर्मोकेमिकल इक्वेशन है। समझ आ गया? व्हाट इज़ थर्मोकेमिकल इक्वेशन? That equation in which physical state of reactant and product, ठीक है, physical states of reactant and products are given along with the value of heat evolved or absorbed, तो that is thermochemical equation। अच्छा, next इसका पार्ट था कि why is it necessary to mention the physical state of reactant and product in thermochemical equation, कि ये physical state लिखना क्यों ज़रूरी है? हाँ, देखें बेटा, जो हीट है ना, जो इवॉल्व होती है या अब्जॉर्ब होती है, ये रिएक्टेंट की फ़िज़िकल स्टेट पे डिपेंड करती है। क्या है? रिएक्टेंट की फ़िज़िकल स्टेट पे डिपेंड करती है। कैसे? देखिए, अगर हमारे पास ग्रेफाइट है, कार्बन ग्रेफाइट है, यानी आप और कार्बन जो है ये भी सॉलिड है, डायमंड है, इसकी कंबस्शन करें, इसकी भी कंबस्शन करें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यहाँ जो इंथाल्पी चेंज है 393 बताया हुआ है, क्यों फ़र्क आ रही है? भाई फ़र्क क्यों आ रहा है? 2 का फ़र्क है, 393 395, 2 किलो जॉल का फ़र्क है, अप्रॉक्सीमेटली 2 का होता है। इसका मतलब है कि ये जो हीट है ये इस पे भी डिपेंड कर रही है कि कार्बन का कौन सा एलोट्रोप आप जो है बर्न कर रहे हैं। यानी फिर ये मेंशन करना ज़रूरी है। यहाँ जो हम कार्बन सॉलिड लिखते हैं ना, वो ग्रेफाइट है या कोल है, वो उसकी ये होती है, लेकिन डायमंड जब हम लिखेंगे तो 3 ये ज़्यादा होगी। पॉइंट समझ आ गया कि ये जो हीट इवॉल्व होती है ये इस पे भी डिपेंड करती है कि जो सब्सटेंस हैं उनकी फ़िज़िकल स्टेट क्या है। अगर आप ऐसे 2 लिख लें रिएक्शन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन का 393, दूसरे में 395, एक कहेगा जी ये क्या हुआ जी, आपने रिएक्शन तो एक ही लिखा है, वैल्यू 2 क्यों लिखी है? तो हीट जो इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है वो रिएक्टेंट की फ़िज़िकल स्टेट पे डिपेंड करती है। इसलिए थर्मोकेमिस्ट्री में जब हम ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखेंगे तो फिर ये स्टेट मेंशन करना बहुत ज़रूरी। अच्छा जी, तो क्वेश्चन क्या है इसमें? व्हाट इज़ दी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड बेंजीन। अब आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन या इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताई गई है कि इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है। हाँ जी, किसी को याद है? कहाँ याद है? नहीं याद होगी, मुझे पता है बेटा। इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जब किसी कंपाउंड का 1 मोल, किसी कंपाउंड का 1 मोल किससे बन रहा है? मसलन आप जो है C6H6 का 1 मोल बना रहे हैं, दिस इज लिक्विड बेंजीन। किससे बना रहे हैं? इसी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन। तो अब यहाँ देखिए, कार्बन 6 है, 6, हाइड्रोजन 6 है, इसको 3 से, यानी कंपाउंड जो है 1 मोल बनना चाहिए, इसकी इंथाल्पी क्या है, ये क्वेश्चन है। यानी ये जो डाटा है आपको गिवन है, इस डाटा से आपने ये फाइंड करना है। अब कैसे होगा जी, कैसे होगा? अगर इनको ऐड करें तो कार्बन यहाँ तो 6 है, यहाँ 1 है,
यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे 3 है। तो बेटा ऐड करने से पहले हमें कुछ करना पड़ेगा। हम तो ये कोफिशेंट चाहते हैं, कार्बन का 6 हो, हाइड्रोजन का 3 हो, बेंजीन का 1 है, तो 1 ही है। अब इक्वेशन 1 जो है इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 6 से। इक्वेशन 2 जो है ये इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 3 से, क्योंकि ये आपको बता रहे हैं ना 6 कार्बन 3 हाइड्रोजन, 6 कार्बन 3 हाइड्रोजन, यहाँ तो 1 है और 1 है, यहाँ कोफिशेंट 6 है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। ये 3 है, कोफिशेंट यहाँ 1 है, तो आप इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ना, इन तीनों इक्वेशन को ऐड करें तो ये आनी चाहिए। लास्ट जो मैंने हेसिस लॉ में एग्जांपल आपको दी वो ये थी कि ए बी में चेंज हुआ, ए सी में चेंज हुआ, सी बी में चेंज हुआ, इन दोनों को हमने ऐड किया तो ए जो है बी में, यानी इसके मुताबिक आना चाहिए। इसकी इंथाल्पी आपने फाइंड करनी है। तो ये H1 है, ये H2 है, इनको ऐड कर लें तो उसके इक्वल होगा। अब यहाँ जब ये फार्मूला अप्लाई करते हो, ऐड करते हो, तो ये नहीं आता, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें पहली इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना है। भाई जो रिएक्शन जो है आप फाइंड करना चाह रहे हैं कि इसकी इंथाल्पी क्या होगी, उसमें आप देखें कि रिएक्टेंट के कोफिशेंट क्या हैं, उसके मुताबिक आपने करना है। तो क्या करेंगे जी, यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 6 से मल्टीप्लाई करें तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है। आपने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जो बच्चे जो हैं गलती करते हैं वो क्या है गलती, कि ये -393 को 6 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। भूलना नहीं है भाई, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मल्टीप्लाई होगा। आपको मैंने कहा है थर्मोकेमिकल इक्वेशन, उसमें ये हीट भी आती है। भाई ये तो 1 मोल के लिए दी गई है, आपको तो 6 के लिए चाहिए, तो मल्टीप्लाई करें ना 6 से, ठीक है। अच्छा, अब आपने नेक्स्ट क्या किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के वाटर डेल्टा H 285। अब आपने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 पहले क्या था 1/2, तो ये 3/2 हो गया, ये 3 और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करें, हो गया जी। अब आप देखें कि ये जो इक्वेशन है इसमें 1 मोल है, यानी बेंजीन, यहाँ भी 1 मोल है। तो आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को इन दोनों इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दें। देखिए सब्ट्रैक्ट इसलिए करना है कि देखिए जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है इसमें बेंजीन किस साइड पे है, प्रोडक्ट साइड पे, लेकिन जो हमारे पास गिवन डाटा है उसमें बेंजीन रिएक्टेंट साइड पे है। तो आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को रिवर्स करना है। तो रिवर्स कर दें बाय रिवर्सिंग इक्वेशन 3। ये पॉइंट समझ आ गया, रिवर्स क्यों किया है, ताकि ये जो रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट साइड पे चला जाए। 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 3 वाटर, C6H6 प्लस 15/2 O2। तो जब रिवर्स किया है तो ये भी रिवर्स होगा, ये क्या हो जाएगा प्लस 3268। ठीक हो गया। अब आप इनको ऐड करेंगे बाय एडिंग। देखिए अगर सिंपल ऐड करने से रिक्वायर्ड इक्वेशन बन रही हो तो फिर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ मैंने कोई मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि इन दोनों को ऐड करते हुए इक्वेशन बन जाती जिसकी हमने इंथाल्पी फाइंड करनी। अगर तो इनको ऐड करने से ये बन जाए तो फिर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये कोफिशिएंट बता रहे हैं मल्टीप्लाई करना है। समझ आ गया? ये कोफिशिएंट 6 है तो आप उसको 6 से मल्टीप्लाई करें, कोफिशिएंट 3 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 1 है इसको 1 ही रहने दें, लेकिन इसको आप प्रोडक्ट साइड पे लाएं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट को रिएक्टेंट साइड पे लाएं। फिर जो है ऐड करने से रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगी। क्लियर हो गया? अब इनको ऐड करें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से कैंसिल, लिक्विड वाटर
लिक्विड वाटर से कैंसल, तो 6 कार्बन सॉलिड, 3 हाइड्रोजन गैस, ये गैस है, भी गैस है, ये लिक्विड है, ये गैस है। अच्छा, अब आप देखें कि ये 6 ऑक्सीजन है, ये 3/2 है, इनको ऐड करें ना, 6 + 3/2, तो ये कितना होगा 2, एलसीएम आएगा, तो ये क्या आ जाएगा 6, क्यों जी ये 1 है ना, 12 से मल्टीप्लाई करें +3, तो ये आ जाएगा 15/2, तो इधर भी 15/2 है, इसका मतलब ये भी कैंसिल। तो आपके पास वो इक्वेशन जो आप चाहते थे वो आ गई। यस, ये हमारी क्या थी, डिमांड थी कि इक्वेशन आ जाए, आ गई। अब आपने क्या करना है, डेल्टा एच, ये जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया मेरे पास कल, मैं उसके बगैर कर रहा हूँ भाई कैलकुलेटर के, 24 और 1 25, 6 8। अब देखें कि ये जो 2 हैं हमारे पास, 2 3 5 8 और 8 5 5, इनके साथ माइनस है, तो ये हो गए 13, और ये 10 और 1 11, ये 12, 1 और 3, ये आ गया नेगेटिव। और ये क्या है, पॉजिटिव है, 32 6 8, तो ये आ गया 32 1 3। अब क्या करेंगे, जब इसको ऐड करेंगे, ये क्या है जी प्लस, ये क्या है माइनस, तो ये क्या होगा 5, और यहाँ पे भी 5 आएगा, तो ये 55 किलो जूल आ जाएगा जी। चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कि मुझसे कैलकुलेशन में गलती हो गई हो, ठीक है, इतना ही आया हुआ है। असल में जो यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, इन्होंने जो है 393.5 किया हुआ है, तो बेटा ऐसी कोई, मैंने 393 होल नंबर में कर लिया, तो आंसर जो है बिल्कुल उसके करीब करीब आया है। ठीक है जी, प्लस में ही आएगा आंसर, बिल्कुल सही है, समझ आ गई। न्यूमेरिकल्स में आपको बेटा ये करना है कि जिस इक्वेशन की आपने इंथैल्पी फाइंड करनी है, इन इक्वेशन को ऐड करने से, सब्ट्रैक्ट करने से ये इक्वेशन आनी चाहिए। ठीक हो गया। अब एक और न्यूमेरिकल्स करते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। हेसिस लॉ, एक और न्यूमेरिकल है, ये छोटा सा करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि सल्फ़र प्लस ऑक्सीजन सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाता है। ये सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है, और डेल्टा एच क्या है ये आपने कैलकुलेट करना है। जो डाटा गिवन है वो ये है, सल्फ़र प्लस 3/2 O2 गिव्स SO3। ठीक है, सॉलिड गैस, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये भी गैस है, और एंथैल्पी जो है ये बताई हुई है, ये -395.2 किलो जूल पर मोल है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, इसकी एंथैल्पी भी बताई हुई है, -198.2 किलो जूल पर मोल, और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2, और यहाँ पे भी 2 है, तो ये फिर पर मोल नहीं हुई ना। ये डाटा है बेटा, ठीक है, ये डाटा है। अब आपने करना क्या है, इस इक्वेशन में देखें सल्फ़र ऑक्सीजन, अगर आप इनको ऐड करते हैं तो सल्फ़र तो आएगा, सल्फ़र आएगा, ठीक है, और जो है ऑक्सीजन 1 आएगा, यहाँ 3/2 और 1 ऐड करें तो क्या आएगा जी भाई। अगर हम इसको ऐड करें, सपोज़ मैं इसको ऐड करके बताता हूँ, तो ये सल्फ़र आ गया, 2 सल्फ़र डाइऑक्साइड आ गया, 3/2, 1 + 3/2 कितना होता है, 2 + 3 7/2, हाँ 5/2, 5/2 ऑक्सीजन, और इस साइड पे क्या आएगा 3SO3। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन नहीं है, क्यों वो नहीं बनी, ये देखें ना इसको, तो इसका मतलब ये है दिस इज़ रॉन्ग, इस तरह ऐड नहीं होगी।
अब फिर क्या करें, मसला है क्या करें, करना तो है जी। देखिए यहाँ पे SO2 1 है, यहाँ पे SO2 2 है। अब ये 1 कैसे हो सकता है, इसको मैं नंबर 1 कर दूँ, ये नंबर 2 कर दूँ। तो आप ऐसा करें कि इस इक्वेशन नंबर 2 को पहले इसी तरह रहने दें, पहला सल्फ़र उसी तरह है, सल्फ़र प्लस O2 गिव सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। ये इक्वेशन इसी तरह रहने दें, क्योंकि इसमें एक है ना, यहाँ भी एक है, ये इसी तरह रहने दें। 3/2 डेल्टा H माइनस 395.2 किलो जूल, इसको इसी तरह रहने दें। क्वेश्चन ये जो इक्वेशन 2 है इसको 2 पे डिवाइड कर दें, ठीक है जी, इसको 2 पे डिवाइड कर दें। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 2 पे डिवाइड कर दें तो SO2 प्लस 1/2 O2 प्लस SO3 और डेल्टा H को भी 2 पे डिवाइड करना है, 198.2 डिवाइडेड बाई 2। ये समझ आ गया है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 18, ये 2 पे डिवाइड कर दिया, ये आ गया। अब क्या करना है, अब भी SO2 हमारी इक्वेशन में यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट साइड पे, यहाँ पे क्या हो गया, ये रिएक्टेंट साइड पे आ गया। तो अब इसको, ये कौन सी इक्वेशन बन गई, तो 2 ये थी ना, अब ये 2 को, ये इक्वेशन बन गई है 3 बाय रिवर्सिंग इक्वेशन नंबर 3। जब आप इसको रिवर्स करेंगे SO3 प्लस SO3 SO2 हाफ O2 डेल्टा H, इसको रिवर्स किया है तो ये भी रिवर्स होगा, किलो जूल, यहाँ प्लस आ गया, कर दिया जी, ठीक है। अब इक्वेशन जो 1 है, ये वाली इक्वेशन 1 बाय एडिंग इक्वेशन 1 इन दिस इक्वेशन आप इसमें 1 वाली ऐड कर दो। 1 वाली क्या थी, S प्लस 3/2 O2 SO3 माइनस 395.2 किलो जूल। अब ऐड कर दें, क्या होगा जी, ये कैंसिल हो गया, S प्लस ये 1/2 है, ये 3/2 है, ठीक है। तो इसको जब आप उधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3/2 माइनस 1/2। तो क्या आंसर आएगा जी। बच्चा कहता है जी हमें क्या पता, हमें ये नहीं आता। भाई जब ये एक जैसे हों, कौन से डिनोमिनेटर, तो 3 माइनस 1 तो 2/2, आंसर आ गया 1। तो O2 गिव SO2। तो अब ऐड कर लें, अब साथ आप उनकी जो फिज़िकल स्टेट है वो लगा सकते हो भाई, ये बाद में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है लगाना, कि इस वजह से आपके नंबर ना कट जाएं, इसलिए ये लगा लिया करें। ये सॉलिड, ये गैस, ये गैस, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है, और डेल्टा H क्या होगा। अब आपने क्या करना है, 395 है और 0.21 है, और ये क्या है 99.1। तो ऐसा करते हैं ना जी, 1 माइनस 295.1 किलो जूल। देखते हैं जी हमारा आंसर 296, बस ठीक है जी, बिल्कुल उसके करीब है, समझ आ गया ये न्यूमेरिकल। तो आज मैंने आपको हेस लॉ और उसके न्यूमेरिकल्स करा दिए। इन न्यूमेरिकल्स के लिए जो बहुत चीज़ ये बड़ी इम्पोर्टेंट है वो ये है चीज़ कि आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। बाज़ दफ़ा ये इक्वेशन लिखी हुई नहीं मिलती, वर्ड्स में होता है, इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो आपको वो चीज़ पहले आप पढ़ा चुका हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जो है करेंगे इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, वो किस तरह से फाइंड करते हैं, इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन, और फिर एक टॉपिक रह जाएगा बॉन्ड इंथाल्पी भी है अभी, और बॉर्न हैबर साइकिल भी है। तो थोड़ी सी टॉपिक रहेगी, इंशाल्लाह हम 2 लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए जो है अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखना है। घर से बाहर जाना है तो मास्क लगा के जाना है बेटा।
मैं भी जो है देखो मास्क लगा के आता हूँ, अभी भी मास्क लगा के ये मैंने रखा हुआ है, जा रहा हूँ बाहर तो इसको लगा के। थैंक यू, बाय बाय।